कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जवानी के जोश में मैं अपना होश खोती गई और वो अपनी हरकतों से मुझे बेहोश करता गया। मैं ना ही अपने आप को रोक पा रही थी, ना ही अपनी जेठ को मना कर पा रही थी। दोस्तों, मेरा पति बड़ा ही नादान था। सच कहूँ तो उसके अंदर बच्चों वाला दिमाग था, जिस वजह से शादी के बाद भी मैं प्यासी रह गई। मेरे पति मेरे साथ बच्चों की तरह खेलते और कुछ न करने को कहती, कुछ करने को कहती तो वो बोलते, छी ये गंदा काम है, मैं नहीं करता, और तुम भी ऐसी बातें मत किया करो, गुड गर्ल बन के रहो, ऐसी बातें मत करो। मेरे पति के साथ होते हुए भी मैं मन महसूस कर रह जाती। घर में मैं मेरे पति, मेरी सास और मेरे जेठ जी के साथ ही रहती थी। जेठ जी की जेठानी जी से लड़ाई हो रखी थी, इसलिए जेठानी जी कई महीनों से अपने मायके में ही रह रही थी। मैं अपने जेठ जी को देखती, वो हमेशा मुझे चोरी चोरी नज़रों से मुझे घूरते रहते थे। मम्मी ज़्यादातर नीचे हॉल में ही रहती थी, बाकी हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। मेरे रूम के बगल में ही जेठ जी का कमरा था, और जब भी मैं इनके रूम में सफाई करने जाती तो मेरे अंगों को निहारते रहते, और जब मैं उनकी तरफ देखती तो मुझे नज़र फेर लेते थे। सुबह 10 बजे वो ऑफिस चले जाते थे, लेकिन मेरे आने के बाद उनके ऑफिस जाने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। उनका जब मन करता तो ऑफिस चले जाते और जब मन होता तो चले आते। मेरे पति को भी अपने साथ ही ले जाते थे। घर में मैं अकेली टीवी देखकर अपना टाइम पास करती थी। कुछ दिन बाद मैंने देखा वो मेरे पति को ऑफिस में ही छोड़कर जल्दी घर आने लगे। कोई ना कोई बहाना बना लेते, सर दुख रहा है इसलिए आ गया, कभी थकान हो रही है इसलिए आना पड़ा। और जब मैं अपने पति के बारे में पूछती तो उन्हें क्यों नहीं लेकर आए, तो वो बोलते वो जल्दी आकर क्या करेगा, ऑफिस में रहकर कुछ काम ही सीख लेगा, बाकी छुट्टी होगी तो ऑफिस में हमारा स्टाफ उसे घर लेता आएगा। जब जेठ जी जल्दी आते तो मुझे बड़ा अजीब लगता। कई बार तो मैं माँ जी के पास जाकर बैठ जाती, लेकिन फिर मेरे जेठ जी किसी न किसी बहाने से मुझे ऊपर बुला लिया करते थे। मेरे जेठ जी मुझसे कभी खाना मांगने लगते तो कभी गर्म पानी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी, दोपहर में ही घर आ गए, और जब वो आए तब मैं नीचे दरवाज़ा खोलने गई और वहीं माँ जी के पास बैठ गई। ऊपर सीढ़ियों पर जाते हुए मेरा नाम लेते हुए बोले, सुनैना बहू जरा ऊपर आना। मैं बोली, कुछ काम है क्या भाई जी? वो गुस्सा हो गए। अरे बहू, मैं बिना किसी काम के क्यों बुलाऊंगा? आजकल तो लोग अपनी लुगाई को भी बिना काम के बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस बात पर मुझे थोड़ी शर्म भी आई और थोड़ा गुस्सा भी। मैं बोली, सुन रहे हो ना माँ जी, कैसी बातें बोल रहे हैं जेठ जी? जेठ होकर अपनी बहू को कोई ऐसी बातें बोलता है क्या? क्या उन्हें ये सब शोभा देता है क्या? माँ जी बोली, अरे तू भी कहाँ कम है, वो तेरा जेठ है, बड़े भाई के समान, उसकी बातें नहीं मानेगी तो उसे गुस्सा ही आएगा ना, गुस्सा ही आएगा ना। अब यहाँ क्या बैठी मेरा मुंह देख रही है, जा जाकर देख उसको क्या चाहिए। मैं ऊपर गई, जेठ जी सोफे पर बैठे थे। मैं बोली, क्या हुआ जेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों आ गए थे? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? वो तपक के बोले, कुछ होता ही तो नहीं है तुम्हारे पति से, एक काम ठीक से नहीं होता उससे। आज उसकी वजह से 50,000 रुपए का नुकसान हो गया है हमें। हमने सोचा था कि शादी कर देंगे तो उसका दिमाग खुल जाएगा, लेकिन शादी के बाद भी वही हाल है। तुम उसे कुछ समझाती क्यों नहीं हो? क्या? मैं बोली, क्या समझाऊं? ये ऑफिस की बातें तो आप लोग ही जानते हैं, मैं क्या समझाऊं? ना तो वो मेरी बात सुनते हैं ना कुछ समझते हैं। बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ होशियारी दिखाता है ना रात में, या वो भी बच्चों वाली हरकतें करता है? मैं बोली, छी जेठ जी, ये सब आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? आपको शर्म नहीं आ रही? क्या बोल रहे हैं आप? अरे बहू, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि उसका दिमाग शादी के बाद भी पहले जैसा है या कुछ बदलाव हुआ है। मैं बोली, शादी से पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शादी के बाद तो वो एकदम बच्चे जैसे ही हैं। मैं कुछ समझाती भी हूँ तो मेरी कोई बात समझते नहीं, बस पूरी रात बच्चों की तरह खेलते रहते हैं। आप लोगों की ही ज्यादा सुनते हैं तो आप लोग ही उन्हें समझा सकते हैं। जेठ जी बोले, बहू मेरा एक काम कर दोगी? मैं बोली, क्या? तो वो बोले, ऑफिस के टेंशन में मेरा सर दुख रहा है, तुम जरा मेरे सर की मालिश कर दोगी क्या? मैं बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप मेरे जेठ जी हैं, मैं आपको कैसे छू सकती हूँ? ये कहकर मैं नीचे माँ जी के पास चली आई और बोली, देखिए माँ जी, जेठ जी मुझसे क्या बोल रहे हैं। मुझसे कहते हैं कि सिर पर तेल लगा के मालिश कर दो। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती है ना कि गांव में जेठ को छूना बहुत पाप माना जाता है। माँ जी बोली, अरे बेटा, वो गांव की बातें हैं, गांव में ऐसा मानते हैं, लेकिन यहाँ शहर में कोई नहीं मानता। वैसे भी वो तेरा अपना सगा जेठ है, कोई पराया या दूसरे घर का तो नहीं। और
वो जो भी कुछ करता है किसके लिए करता है, हम सबके लिए ही करता है ना। अब उस बेचारे की बीवी साथ नहीं रहती, इसलिए ना वो तुझसे बोल रहा है, वरना क्यों बोलता बेचारा, हमारे लिए इतना करता है। वैसे भी सिर की ही तो मालिश करनी है, कोई बदन की मालिश थोड़ी ही करवा रहा है तुझसे, जो तुझे शर्म आएगी। माँ जी की बातें सुनकर मैं सोचने लगी, सही तो कह रही हैं माँ जी, अगर जेठ जी नहीं होते तो मेरे पति का क्या होता, उनकी वजह से ही तो हमारा ऑफिस चल रहा है। मैं बोली ठीक है माँ जी, जाती हूँ, उनके सिर की मालिश कर देती हूँ, आपको कोई काम पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। माँ जी बोली तो जा मालिश कर, जब आएगी तो चाय बनाकर लेते आना। मैं बोली ठीक है माँ जी, और ऊपर गई और किचन में से एक कटोरे में तेल लेकर जेठ जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही तेल लेकर जेठ जी के कमरे में घुसी, जेठ जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे, अभी वो सिर्फ लुंगी और बनियान में थे, वो भी उन्होंने घुटनों से ऊपर रखा था। मैं उनको इस हालत में देखकर दरवाजे की तरफ मुंह कर ली। जेठ जी खड़े होते हुए बोले, अरे बहू, ये क्या लेकर आई हो तुम कटोरे में। मैं बोली, जी तेल है, वो आपने कहा था ना सर की मालिश करने को, उसी के लिए लेकर आई हूँ। जेठ जी बोले, ठीक है, लेकिन तेल कौन सा है, सरसों का ही है ना तेल लाई हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना बहू, मैं सरसों के तेल के अलावा कोई दूसरा तेल नहीं लगाता। मैं बोली, हाँ जेठ जी, मैं सरसों का ही तेल लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरे जेठ जी बचपन से ही सिर्फ सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते थे। मैं बोली, आप यहाँ मेरे कमरे में आ जाइए, हमारी झूला कुर्सी पे बैठ जाइए, मैं आपके सिर पर मालिश कर देती हूँ। लेकिन दोस्तों, हमारा कमरा जेठ जी के कमरे से बड़ा था और हमारे कमरे में एक झूला कुर्सी थी जिस पर बैठकर मालिश करवाने में बहुत अच्छा लगता था। इस पर जेठ जी बोल पड़े, क्या बात है बहू, अभी तक तो तुम थोड़ी देर पहले मेरी मालिश करने से भी मना कर रही थी और अब अपने कमरे में ले जा रही हो मालिश करने के लिए। मैं बोली, जेठ जी, मैं ना समझ थी, इसलिए आपको मालिश करने के लिए मना कर दी, पर माँ जी ने मुझे समझाया कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आपकी सेवा करने का। चलिए आइए मेरे कमरे में, कहते हुए मैं अपने जेठ जी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। जेठ जी लुंगी पहने ही मेरे कमरे में आ गए। मैंने जेठ जी को झूला वाली कुर्सी पर बिठाया, उनके पीछे एक कुर्सी लगाकर बैठ गई। मेरी कुर्सी नीची पड़ रही थी तो मैंने कुर्सी पर तकिया डाल लिया ताकि मुझे उनके सिर की मालिश करने में कोई दिक्कत ना हो। जेठ जी ने अपनी गर्दन कुर्सी से टिका ली, अब उनका चेहरा मेरे चेहरे के नीचे था। थोड़ी देर के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, तभी मुझे बहुत जोर से छींक आ गई। इस वजह से मेरे मुंह के थूक के छींटे उनके चेहरे पर पड़ गए। मैं घबरा गई कि कहीं मेरी इस हरकत पे वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। मैं जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से उनका चेहरा साफ करते हुए बोली, सॉरी भैया जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत होइएगा, मैं अभी पानी और टॉवल लेकर आती हूँ और आपका चेहरा साफ कर देती हूँ। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने लगी, तभी उन्होंने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोले, अरे बहू, इतना क्यों घबरा रही हो, ये जो भी कुछ हुआ है तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, और वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी ना हो, तुम तो हमारी अपनी मतलब हमारे घर की ही बहू हो। चलो भूल जाओ ये सब बातें और आओ मेरे सर की मालिश कर दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं कुर्सी को थोड़ा पीछे करके बैठ गई और तेल से उनके सर की मालिश करने लगी। मालिश करते हुए मैंने उनसे कहा, जेठ जी, आप ये बात माँ जी को तो नहीं बताओगे ना। जेठ जी बोले, कौन सी बात। मैं बोली, यही कि मेरी छींक आपके मुंह पे चली गई। और वो बोले, बहू तू पागल है क्या, मैं कोई इतना छोटा बच्चा हूँ कि ये सब बातें किसी और से कहूँगा। तू चिंता मत कर और किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी मालिश अच्छे से कर। मैं उनके सर की मालिश करती रही और उन्हें नींद आ गई। मैं सोची चलो जेठ जी सो गए तो इन्हें सोने देती हूँ और जाकर माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ, वो भी इंतजार कर रही होंगे। जेठ जी की मालिश करते वक्त मैंने कमरे का पर्दा लगा दिया था जिससे कमरे में रोशनी कम थी, और जैसे ही मैं कमरे का पर्दा हटाकर पीछे की तरफ मुड़ी तो उनको देखकर चौंक गई। उनकी लुंगी हवा में तंबू जैसा बना हुआ था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि माजरा क्या है। जरूर जेठ जी मुझे अपने सपने में देख रहे होंगे, ये उसी का असर है। अगर मैं जेठ जी को जगाती तो उनकी नींद खराब हो जाती, इसलिए मैंने उन्हें नहीं जगाया, बस गेट का पर्दा फिर से लगा दिया और चली गई चाय
बनाई और माँ जी को चाय देकर आई। फिर जेठ जी के लिए चाय लेकर आई। जेठ जी अभी भी सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाकर चाय दिया। उन्होंने एक हाथ से चाय का कप लिया और एक हाथ से अपनी लुंगी संभालते हुए अपने कमरे में चले गए। अब शाम हो चुकी थी। मेरे पति भी ऑफिस से आ गए। रात का खाना खाने के बाद जब हम लोग सोने गए, मैंने अपने पति को सारी बात बताई, कैसे मैंने आज जेठ जी के सर की मालिश की। मेरे पति बोले, अच्छी बात है, तुम्हें करना चाहिए उनकी सेवा। वो अकेले ऑफिस का पूरा काम संभालते हैं और मुझे भी सिखाते हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी, जब सेवा ही करनी है तो अच्छे से करूंगी। वैसे भी मेरे पति और सास का भी मन है कि मैं अपने जेठ की सेवा करूं। अगली सुबह मैं सवेरे सवेरे जेठ जी के कमरे में गई और बोली, जेठ जी, अगर आपको थकान या सिर दर्द लग रहा है तो आज की छुट्टी ले लीजिए। मैं आज अच्छे से मालिश करूंगी पूरे बदन की। जेठ जी ने कहा, ठीक है बहू, लेकिन ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा तुम्हारे पति को छोड़ने, क्योंकि वो रहेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। उसे ऑफिस छोड़कर किसी बहाने से जल्दी घर आ जाऊंगा। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, मैं मालिश की पूरी तैयारी करके रखूंगी। इसके बाद मैंने सबको नाश्ता कराया। नाश्ता करके मेरे जेठ और मेरे पति ऑफिस के लिए निकल गए। मुझे लगा, जब घर में किसी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, इतनी आज़ादी मिली है जेठ जी के साथ रहने की, तो क्यों ना इसका फायदा उठाऊं। मेरे पति भी मेरे किसी काम के नहीं हैं। मेरे मन में थोड़ा थोड़ा लालच आने लगा, क्यों ना मैं अपनी जेठानी जी की जगह ले लूं। सोचते सोचते हुए मैं ख्वाबों में डूब गई। कुछ ही देर बाद जेठ जी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाजा खोला। जेठ जी अंदर आए। उनके आते ही माँ जी पूछने लगी, क्या बात है बेटा, अभी तो गया था, इतनी जल्दी वापस आ गया, कोई सामान घर पे भूल गया है क्या? जेठ जी ने कहा, नहीं मम्मी, वो अचानक से मेरे पीठ में दर्द होने लगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा घर पर जाके आराम कर लूं। माँ जी बोली, अच्छा किया बेटा जो तू घर आ गया। फिर मुझे बोली, बेटा एक काम कर, अगर तुझे बुरा न लगे तो थोड़ी सी इसकी पीठ की मालिश कर दे, और अगर तुझे ऐतराज है तो मुझे अभी बता दे, मैं अपने बेटे की मसाज खुद ही कर लूंगी। मैं बोली, नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जेठ जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें भी इनकी सेवा करनी चाहिए ना। फिर मैं जेठ जी से बोली, आओ जेठ जी ऊपर चलो, मैं आपके पूरे बदन की अच्छे से मालिश कर देती हूँ। जेठ जी मेरे ऊपर वाले कमरे में आ गए। मैं बोली, आप कपड़े बदल लीजिए। उन्होंने कहा, कपड़े मैं बदल लूँगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं बोली, क्या क्या दोगे आप मुझे? कुछ भी, आप तो जेठानी जी के लिए लाकर रखते होंगे ना कोई भी चीज़। वो बोले, जब जेठानी का सारा काम तुम कर रही हो तो मैं गिफ्ट भी तुम्हारी जेठानी को क्यों दूंगा? अब जब से मैं कुछ भी लाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए लाऊंगा। मैं बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो बोले, जो भी किया है तुमने मेरे लिए बहुत बहुत किया है, और आगे तुम जितना भी मेरे लिए करोगी मैं तुम्हारे लिए उतने ही गिफ्ट लाऊंगा। मैं बोली, अच्छा तो आज आप क्या लाए हैं मेरे लिए गिफ्ट में? उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी मेरे हाथ में देते हुए कहा, लो खुद ही खोल कर देख लो। मैंने उस डिब्बे को खोला तो देखा उसमें एक सोने की अंगूठी थी। मैं बहुत खुश हुई और जेठ जी को थैंक यू बोली। फिर मैं जेठ जी से बोली, आप इतने प्यार से मेरे लिए अंगूठी लाए हो तो इतने ही प्यार से पहना भी दो। उन्होंने मुझे अंगूठी पहनाते हुए पूछा, कैसी लगी तुम्हें अंगूठी? मैं बोली, बहुत प्यारी है। अब आप जाओ चेंज करके आओ, मैं आपकी अच्छे से मालिश कर देती हूँ, आपकी सारी थकान दूर कर दूंगी आज। जेठ जी ने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल कर आ गए। उन्होंने बेड पे बिठाया। बोली, आप थोड़ी देर बैठो, मैं साड़ी उतार के नाइटी पहन लेती हूँ। मैं अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज करके आई। कपड़े बदलने के बाद मैं किचन में जाकर तेल की शीशी जेठ जी के पास लेकर आ गई। मैंने जेठ जी से कहा, आप पीठ के बल लेट जाओ, मैं आपकी पीठ की मालिश कर देती हूँ। उन्होंने बनियान पहन रखा था। मैंने कहा, जेठ जी आप ये बनियान उतार दीजिए, नहीं तो सारा तेल आपके कपड़ों में लग जाएगा। जेठ जी ने तुरंत बनियान उतार दिया। अब वो सिर्फ लुंगी में थे। मैंने देखा उनकी छाती में बहुत घने बाल थे। वो दोबारा पीठ के बल लेट गए। मैं उनकी पीठ की मालिश करने लगी। जेठ जी के गठीले बदन की मालिश करते करते मैं मदहोश होने लगी थी। मेरा मन ऐसा कर रहा था मैं उनके ऊपर ही लोक पोक हो जाऊं, लेकिन वो जेठ थे, इसलिए मैं खुद पर काबू किया और बोली, आप पीठ के बल लेट जाओ, मैं आपकी छाती
और पैरों की मालिश भी कर देती हूँ। वो पीठ के बल लेट गए। मैं उनकी छाती पर तेल लगा के मालिश करने लगी। मैंने देखा मेरे जेठ जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो मैंने पूछा, किस बात पे आप इतना मुस्कुरा रहे हो? वो बोले, बहू आज तूने मुझे तेरी जेठानी की याद दिला दी। मैं बोली, छी, आपको मुझ में मेरी जेठानी नज़र आ रही हैं? क्या मतलब है आपका? वो बोले, अरे नहीं बहू, गलत मत समझो, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी जेठानी भी मेरी ऐसी ही मालिश करती थी जब हमारी नई नई शादी हुई थी। बस तुम्हें इस तरह मालिश करते हुए देखकर मुझे उसकी याद आने लगी। मैं बोली, इतने प्यार से मालिश करने वाली जेठानी जी को आप लाने क्यों नहीं जाते हो? फिर जेठ जी बोले, मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ उसके लिए, उसे लाने के लिए, पर वो है कमबख्त आना ही नहीं चाहती मेरे पास। मैंने पूछा, क्यों नहीं आना चाहती? जब उन्हें आपके पास आना ही नहीं था तो आपसे शादी ही क्यों की? जेठ जी बोले, मुझसे नहीं, मेरे पैसों से और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। उसका बॉयफ्रेंड विदेश चला गया था, वापस नहीं आया तो उसने मुझसे शादी कर ली। अब वो सिर्फ मेरे पैसों के खातिर थी। अब जब उसका बॉयफ्रेंड आ गया है इसलिए वह अपने मायके चली गई है, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सब कुछ कर सके और मज़े लूट सके। मैं बोली, तो फिर आप उन्हें तलाक देकर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? जेठ जी बोले, मैं उसकी तरफ से तलाक का इंतज़ार कर रहा हूँ, और रही दूसरी शादी की बात, तो उसके बाद मुझे कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगी और ना ही किसी पर अब मुझे भरोसा होता है। मैं बोली, हाँ वो तो है, एक बार दिल टूट जाने के बाद किसी पे यूं ही और जल्दी ही भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बातें करते करते उनके बहुत नज़दीक आ गई थी। फिर मेरे जेठ जी मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, काश मुझे कोई तुम जैसी लड़की मिल जाए तो मैं तुरंत शादी कर लूँ। मैं जेठ जी की बातें सुनकर थोड़ा पिघलने और शर्माने लगी। मैं बोली, काश मेरी शादी आपके भाई से ना होकर आपसे ही हुई होती तो कितना अच्छा होता ना। जेठ जी बोली, हाँ सुनैना बहू, लेकिन उस वक्त तुम्हारी जेठानी अपने मायके गए हुए कुछ ही दिन हुए थे। मुझे लगा शायद कुछ दिनों में लौट कर आ ही जाएगी, इसलिए मैंने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन अब तुम्हें देखता हूँ तो मेरे मन में दूसरी शादी का ख्याल आने लगता है। मैं बोली, हम दोनों शादीशुदा होकर भी कितने प्यासे हैं ना जेठ जी। जेठ जी बोले, क्या कर सकते हैं, हम दोनों का रिश्ता भी ऐसा ही है कि एक दूसरे को अपना नहीं सकते। दुनिया वाले पता नहीं क्या बातें बनाएंगे। अगर हमारा देवर भाभी का रिश्ता होता तो हम दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी कर सकते थे, लेकिन हमारा जो रिश्ता है उसमें तो ये सब पाप ही होगा। मैं बोली, जेठ जी दुनिया वालों के बारे में इतना सोचेंगे तो घुट घुट के ही मर जाएंगे। दुनिया वालों ने आज तक किसी को चैन से जीने नहीं दिया। क्या अगर खुल के जीना चाहो तो सिर्फ अपने बारे में सोचो। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप मुझसे शादी कर लो ना। जेठ जी बोले, नहीं नहीं, मैं अपने भाई को, अपने परिवार को इस तरह धोखा नहीं दे सकता। दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। इतने में नीचे से सासू माँ की आवाज़ आई, बहू जरा चाय बना दे। मैं उठी और टाइम देखी तो 3 बजने वाला था। मैं बोली, आपकी मालिश करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। एक काम कीजिए, मैं आपकी बाकी की मालिश रात में कर दूंगी, जब मेरे पति सो जाएंगे। तब जेठ जी बोलने लगे, नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। रात के समय हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे और हम अपने आप पर काबू ना कर पाए तो कुछ भी हो सकता है ना। वैसे भी मालिश तो हो गई, अब तुम जाओ। माँ को देखो, माँ क्या बोल रही हैं। उनका मन तो बहुत था कि मेरे साथ रात बिताने का, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को देखते हुए मना कर रहे थे। लेकिन मैं तो बिल्कुल ही प्यासी थी ना, इसलिए मैं खुद पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। मैं किसी तरह उनके साथ एक बार हम बिस्तर होना चाहती थी, ताकि उसके बाद मैं उनसे शादी कर सकूं। उनसे शादी करने के लिए मुझे वजह मिल सके। जेठ जी उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं माँ जी के लिए चाय बनाने चली गई। माँ जी को चाय देकर जब ऊपर आई तो जेठ जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, अगर खाना है तो मुझे दे दो। मैं बोली, अभी गर्म करके लाती हूँ, और मैं किचन में जाकर जेठ जी के लिए खाना गर्म करके ले आई। जेठ जी को खाना देकर वहीं कमरे में बैठ गई। जेठ जी कहने लगे, ऐसे मेरे पास मत बैठो, तुम्हारे पति के आने का समय हो चुका है। अगर ऐसे हमें एक साथ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं बोली, लोगों की चिंता है आपको, या मैं ही आपको पसंद नहीं हूँ? अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपके आसपास कभी भी नहीं आऊँगी। मेरे ऐसा बोलने पर जेठ जी बोले, अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो।
मैं बोली, फिर मैं एक ही शर्त पर यहाँ से जाऊँगी, जब आप वादा करो कि आज रात मुझसे मिलोगे, मेरे लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखोगे। आज रात। आप सुबह तो ऑफिस चले जाओगे, कम से कम आज रात मुझे टाइम दे दो, अच्छे से आपकी सेवा कर दूँगी। आप याद रखोगे मेरी आज रात की सेवा। बात तो सारी समझ में आ रही थी मेरे जेठ जी को, मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन वो थोड़ा घबरा रहे थे। वो बोले, यार रात में अगर तुम्हारा पति जाग गया और तुम्हें ढूंढने लगा फिर क्या होगा। मैं बोली, आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो एक बार जब सोता है तो सीधा सुबह ही उठता है और मैं लाइट ऑफ करके सोती हूँ। अगर उसकी नींद खुलती भी है तो अंधेरे के डर के मारे फिर से सो जाता है। जेठ जी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम आ जाना रात को, लेकिन अभी जाओ यहाँ से और जाकर थोड़ी देर माँ के साथ भी बैठो, नहीं तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। मैं जेठ जी की बात मानकर माँ जी के पास चली गई। माँ जी पूछने लगी, आज पूरे दिन ऊपर क्या कर रही थी। तो मैं बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस जेठ जी की मालिश कर रही थी। उनका पूरा बदन दर्द कर रहा था, इसलिए मैं उनके पूरे बदन की मालिश कर रही थी। माँ जी बोली, अच्छा किया बहू तूने, क्या करे बेचारा, अकेले ही सारा काम का बोझ उठाता है, कोई उसका सेवा करने वाला भी नहीं है। मैं बोली, माँ जी अब आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी अब से। मैंने माँ जी से कहा, जेठ जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं। मैंने अंगूठी दिखाते हुए कहा, ये देखिए उन्होंने मुझे अंगूठी दी है, कल जो मैंने उनके सर की मालिश की थी उसके लिए। माँ जी बोली, हाँ बेटा, वो बड़ा ही दिलदार आदमी है, किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। वो अपनी बीवी के लिए भी ऐसे ही कुछ न कुछ लाता रहता था, लेकिन उस कलमुही का तो कहीं और ही चक्कर चल रहा था। इतने में मेरे पति देव आ गए। मैं उनके साथ ऊपर गई, उनको चाय दी, फिर उसे थोड़ी देर के लिए जेठ जी ने अपने पास बुलाया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैं भी घर का काम करने चली गई। साफ सफाई करके बर्तन मांजकर रात का खाना बना कर रख दी। दोस्तों, हमारे घर में सब जल्दी ही खाना खा लेते थे, 9 बजे तक। खाना खाकर 10 बजे तक सब सो जाते थे, लेकिन आज तो मुझे वैसे भी जल्दी ही थी अपने पति को सुलाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी ही खाना बना दिया और सबसे पहले माँ जी को खाना देकर आई, फिर दोनों भाइयों यानी मेरे पति और जेठ जी को, उसके बाद लास्ट में मैंने खाना खाया। मैंने सोचा था सुबह उठने में देर ना हो जाए, इसलिए मैंने रात में ही बर्तन मांज के रख दिया, क्योंकि मेरा प्लान जेठ जी के साथ पूरी रात जागने का था। मैं अपने पति के पास सोने चली गई। कुछ देर मेरे साथ खेलते खेलते वो भी सो गया, अपने टेडी बियर को पकड़कर। मैंने उसे हिलाकर देखा, वो गहरी नींद में था। मैं उठी और जेठ जी के पास गई। धीरे से मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं चुपके से अंदर गई तो देखी जेठ जी सिर्फ लुंगी में लेटे थे और लुंगी के ऊपर से ही सहलाते हुए मदहोश हो रहे थे। मैंने हल्की सी खांसी की तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और मुझे देखकर बोले, अरे सुनैना, तुम इतनी जल्दी आ गई, वो सोया कि नहीं। मैं बोली, हाँ, वो एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं। हम दोनों ने आपस में तय किया था कि हमें क्या करना है, लेकिन हम दोनों के मन ने फैसला कर लिया था कि हमें एक दूसरे की प्यास बुझानी है। मैं बोली, हम दोनों के बीच इस लाइट का क्या काम, इसे बंद कर दीजिए ना। जेठ जी ने भी तुरंत लाइट बंद कर दी। फिर मैं बोली, आप लेट जाओ, मैं आपके पैर दबाती हूँ। फिर मैं जेठ जी के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते मेरे हाथ उनकी जांघों पर गए। रात के अंधेरे में वो भी अपने हाथों से मेरे बदन पे हाथ फेरने लगे। हम दोनों रात के अंधेरे में बेशर्म हो चुके थे और कुछ ही देर में वो सब हो गया जो मैंने अपने पति के साथ अब तक नहीं किया था। समझो आज मेरी सुहागरात बनी थी। जेठ जी मेरे यौवन का एहसास कर पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे यौवन का एहसास लिया। उन्होंने लाइट जलाई। उनको देखकर अब शर्म आने लगी। जेठ जी बोले, सुनैना, तुमने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई थी क्या। मैं बोली, आपके भाई ने आज तक कुछ किया ही नहीं मेरे साथ, इसलिए तो मैं इतना तड़प रही थी दिन रात। जेठ जी बोले, यार, जिस तरह तुम्हारा यौवन था वैसा तुम्हारी जेठानी का भी नहीं था। मैं बोली, हो सकता है वो अपना यौवन पहले ही अपने बॉयफ्रेंड से भंग करवा चुकी हो। जेठ जी बोले, हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। फिर मैं बोली, आपने मेरा यौवन भंग किया है तो क्या अब भी आप मुझसे शादी नहीं करोगे।
जेठ जी बोले, देखो शादी करने के बाद हम इस परिवार में इज्जत से नहीं रह पाएंगे, इसलिए इस परिवार को छोड़ने से ये पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही इस परिवार को संभाल सकते हैं। इसलिए हम दोनों को ये रिश्ता ऐसे ही चोरी छिपे चलाना होगा। मुझे जेठ जी की बात समझ आ गई। मैं सोची मेरे भी माँ बाप की इज्जत पर दाग न लगे, इसलिए मैंने जेठ जी की बात मान ली और आज भी हम लोग एक परिवार बनकर रहते हैं। दिन में वो मेरे जेठ बनकर रहते हैं और रात में वो मेरे पति बन जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास अपनी यौवन की प्यास बुझाने का। कहानी समाप्त। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हर हर महादेव दोस्तों।